चलो देखो टॉपिक डालो। वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बता दिया था लास्ट। अब लिखो अगला पॉइंट, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस। अब करेंगे कैसे, देखो समझो। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दे दिया गया, सही है। इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दे दिए गए, ए 2,1, B 3,-3,2, C 1,5। सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको करना क्या है, हाफ डिटरमिनेंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद पहली वाले कॉलम में या पहले वाले रो में किसी एक में कॉलम में कर लेना, इसको लिख दो 1, 1, 1। ठीक है, अपने आप से क्या लेना 1, 1। उसके बाद x वाले लिख दो 2, -3, 1, 1, 2, 5। अब इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया कि हाफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाओ, वही आई जे के की तरह काम करने वाला तरीका हो गया। आई जे के से करेंगे, ऐसे समझ गए 1, 1, 1 से। देखो इसको सॉल्व करो, समझ गए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो, बस हाफ हट जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप लोग को बस ए क्रॉस बी कर देना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है, दो वेक्टर्स दिए होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और मैग्नीट्यूड निकाल देना आई जे के लेके। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर ए दे दिया, एक पोजीशन वेक्टर दे दिया 2i - j + 3k। एक वेक्टर बी दे दिया 3i + 2j + k। सही है। और कहा क्या रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, 2 - 1 3 3 2 1। क्या तुम ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, करो तो भी देखें जरा। और इसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहे हो घर पे तो कहाँ से आएगा। हर बार एक ही जवाब बोल लो भैया। नहीं, क्या किया देखो बेटा, सबसे पहले आई लिया, ये छोड़ा ये छोड़ा, -1 -6, फिर -j लिया, ये छोड़ा ये छोड़ा, 2 1 2 -3 3 +k लिया, 4 -3 -7i + 7j + 7k। ये आ रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, √49 + 49 + 49 √147, जितना भी आया इसके वैल्यू। सही है, क्लियर हो गया सबको। सबको स्केलर और डॉट वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे इस पर। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। ऑन क्वेश्चन है अब सर, ठीक है। यहाँ से ऑन एन ओपन ग्राउंड लिखना नहीं है, ऑन एन ओपन ग्राउंड
A motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। हर 500 मीटर पे समझना, हर 500 मीटर पे वो मोटरिस्ट 60 डिग्री घूम जाता है। मतलब इधर जा रहा था और अपने डायरेक्शन का 60 डिग्री, ऐसे नहीं 120 डिग्री हो गए, ऐसे जा रहा था, ऐसे आते आते 60 घूम गया, मतलब ऐसे 60 तो नहीं, फिर 500 और आगे जाता है, फिर 60 डिग्री घूम जाता है, फिर 500 और आगे जाता है, फिर 60 डिग्री घूम जाता है। ऐसे करते करते जब तक वो अपनी जगह पे वापस नहीं आ जाता तब तक वो 60 डिग्री घूमता रहता है, 500 मीटर जाता रहता है। सही है। तो क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn। मतलब थर्ड, सिक्स्थ और आठवें टर्न में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लो इस टर्न से हम शुरुआत करेंगे तो थर्ड टर्न कौन सा होगा, 1 2 3। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 1 2 3 4 5 6, ये होगा छठा टर्न। थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो पहले तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ये, सही। फिर हम लोग ये, फिर सब चीजें निकालेंगे, चलो है ना। अब चाहे जो लोग पूछा निकालेंगे सब कुछ। तो A से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी इसने, 500 प्लस 500 1000, सही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसी कितनी होगी, AC 90 डिग्री है क्या, जो पाइथन वर्ड्स लगा दिए नहीं ना। ये AC निकालना होगा आपको। AC कैसे निकालोगे, AC कैसे निकालोगे, हाँ ये 120 होगा। ये कैसे निकालोगे AC, ट्राई करो, सोच लो आराम से। पहले अगर हम लोग को AC निकालना है, मान लीजिए सब लोग बड़े देखो AC कैसे निकालोगे। अच्छा AC किसका किसका रिजल्टेंट, AB और BC, और AB और BC के बीच का एंगल है कितना, ना कि 120, कितना है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे गए और यहाँ से कर लो तो एंगल दोनों के बीच कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमने एक फॉर्मूला आप लोग को डिराइव कराया होगा परसों, क्या फॉर्मूला था, R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर, तीनों में 500 का स्क्वायर है, रूट के बाहर आगे क्या बन जाएगा 500, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो AC की वैल्यू आ गई 500√3। तो बात समझ आई। अब हम लोग को A से लेके B निकालना है, मान लो AD कैसे निकालेंगे, AC तो आ गया अपने पास, ठीक है। इधर देखो AD कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं, इस B को इस D से जोड़ देते हैं, है ना। अब अगर हमें AD निकालना है तो हमें AD निकालने के लिए AB और BD में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो AD निकालने के लिए हमें अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर करना पड़ेगा, सही है। अब ये बताओ AB तो 500 है,
ए बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 500, बी डी की जगह क्या लिख देंगे बेटा 500√3। क्यों? क्योंकि AC जो है वो AB और BC का रिजल्टेंट है और BD जो है वो BC और CD का रिजल्टेंट है, जो कि सेम चीजें हैं। 500 का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे 500√3 है, तो 500 का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे तो 500√3 ही होगा। तो BD विल आल्सो बी 500√3 का। तो ये बन गया 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर इंटू 3। 500 रूट के बाहर आ गया, 1 प्लस 3 कितना बचेगा 4, 100 कितना हो गया 2, कितना आ गया 1000 मीटर। ये 1000 मीटर आ गया। तो बात समझ में आ गई? है कुछ नहीं। चलो चलिए अगला देखिए। एक फॉर्मूला है, देखिएगा क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा कहीं पे। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर parallel to the resultant of a 2i minus 6j minus 3k and b 4i plus 3j minus k. Find the unit vector parallel to the resultant of these two. मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट से एक वेक्टर बनाएंगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। बात समझ में आ गई? पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों को बस सिंपली ऐड करो। 2i plus 4i 6i minus 6j plus 3j minus 3j minus 4। अब इस वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर, बेटा समझिएगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होता है, तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वही यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर का भी होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, 6i minus 3j minus 4k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का। बस हो गया। नहीं समझ में आया? जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे सबका यूनिट वेक्टर सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, यूनिट वेक्टर सेम होगा। समझ गए? कर लो। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो बेटा सब लोग। टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5। two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5। two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 28। give a resultant of 28 when their angle is 60 degree, when the angle between them is 60 degree। दो फोर्सेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 दिया है और उनके बीच का एंगल कितना दिया है 60 और उनका रिजल्टेंट कितना दिया है 28। तो बताओ वो फोर्सेस क्या है? फाइंड F1 एंड एंगल 60। फाइंड द फोर्सेस, वो दोनों फोर्सेस निकालिए। करीब
केवल फॉर्मूले में पुट करना था, f will be equal to under root f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos theta। इसकी जगह लिखे होगे 28, f1 की जगह लिखे होगे 3x का होल स्क्वायर, f2 की जगह 2 into 3x into 5x into cos 60। अब यहाँ से x निकाल के f1 f2 की वैल्यू आ जाएगी। सही, आगे बढ़ते हैं, समझ गए? यहां से x निकाल लेना, x से f1 आ जाएगा 3x, f2 आ जाएगा 5x। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा सब लोग। देखिए, एक वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r इक्वल्स टू 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k। एक पोजीशन वेक्टर दिया है 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k। t सेकंड्स में है, ठीक है, और r के कोफिशिएंट्स मीटर में होंगे। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी और दूसरे सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताइए। दूसरे सेकेंड पे वेलोसिटी और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और देखो सर पढ़ा हुआ ये टॉपिक भी हमने पहले। वेलोसिटी आती है डिफरेंशिएट करने से डिस्टेंस को, यानी कि पोजीशन को, और एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ भैया इसका डिफरेंशिएशन। बेटा d by dt ऑफ r की जगह क्या लिखोगे, 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k। 3t का डिफरेंशिएशन 3i, t का 1 हो जाएगा, 2t स्क्वायर का 4tj और 4k का 0, क्योंकि इसमें t है ही नहीं। ये आ गई वेलोसिटी, सही है। और वेलोसिटी हमें पता करनी है कितने टाइम में, तो टाइम की जगह क्या लिखोगे, तो वेलोसिटी एट सेकंड 8j हो जाएगी। लेकिन तो वेलोसिटी आ गई, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट 9 प्लस 64 रूट 73 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई सेकेंड में। अब क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एक डायरेक्ट करने, बताओ 3i का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि उसमें t नहीं है, माइनस 4tj का डिफरेंशिएशन माइनस 4j, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस 4j, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन एज इन रिटार्डेशन, जो कि y एक्सिस की तरफ लग रहा होगा, j है ना बचा हुआ। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। सिंपल। ये करोगे कि अगला वाला करो, चलो ये कर लो फिर अगला वाला करें। चलिए बेटा सब लोग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। A particle from origin, a particle from origin at t equals to 0 seconds with velocity 100 j meter per second। t equal to 0 मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना। अब एक पार्टिकल जो है ओरिजिन से शुरू करता है 10 j मीटर पर सेकंड। 10 j का मतलब कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई, एंड मूव्स इन xy प्लेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, और वो xy प्लेन की तरफ जाता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8i + 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है।
इसको क्या इंटीग्रेट करना है, what time is the x coordinate of the particle is 16, कितने टाइम के बाद उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 हो जाएगा। मतलब x ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस कितने यहां से शुरू करता है वो पार्टिकल, कितने टाइम के बाद उसका x कोऑर्डिनेट 16, y कोऑर्डिनेट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, कितने टाइम बाद x कोऑर्डिनेट 16 हो जाएगा। मतलब वो x की तरफ 16 भागा। बात समझ में आ गई। और दूसरे पार्ट में पता करना है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम, और उस टाइम पे y क्या होगा जब वो यहां पहुंचा होगा। फिर उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी। सवाल फिर समझिएगा, पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करता है, ओरिजिन से शुरू करके ऐसे जा रहा है, किसी भी समय में जब x 16 है उसका, तो बताओ कितने टाइम में ये हुआ, उसी टाइम पे y बताओ, उसी टाइम पे वेलोसिटी बता दो उस पार्टिकल। समझ गए क्वेश्चन? पक्का? अरे जैसे 1D में करते थे, तीनों इक्वेशन लगाते थे, v = u + at, s = ut + half at², अब 2D में लगाते हैं आप लोग। ठीक है, ट्राई करोगे कि बताएं? बता दें? बता दें? देखो अच्छा सिंपल सा, ये कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आप लोग को पहले क्या पता करना है कि 16 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है। तो बेटा आप लोग यूज करिएगा, देखिएगा बेटा s = ut + half at² यूज कीजिएगा पहले। देखिए बेटा s मतलब डिस्टेंस हो गई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x एक्सिस के हिसाब से। अब इस चीज को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, x = uxt + half axt² और y = uyt + half ayt²। बोलो ये स्टेप समझ में आया? s को दो टुकड़ों में बांट दिया, x कितना ट्रेवल कर रहा है 16, और x एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, तो ux को क्या ले लिया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस कितना है 8। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, 16 = 40² t² = 4, t कितना आ गया 2 सेकंड, ये टाइम तो आ गया अपने पास। अब हम लोग को ये y पता करना है, तो यही फॉर्मूला y के लिए बन जाएगा, y = uyt + half ayt²। y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y तो निकालना ही है, uy की जगह 10, टाइम की जगह प्लस हाफ, ay की जगह 2, t की जगह 2 का स्क्वायर, 20 + 4 दैट इज कितना आ गया 24 मीटर, यहाँ पहुंच गया। बोलो बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि जब वो यहाँ 16 और 24 पे पहुंचा है, तो इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, इतना देखो तो वेलोसिटी अलग होता है। अच्छा ये बताओ पहले यहां तक समझ में आ गया है, ये हटा दें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब हमें इस पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचा होगा तो उसकी वेलोसिटी पता करनी है, तो हटा दें विनायक बाबू, ठीक है। देखिए अच्छा हमको ये बताओ, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो क्या वो उसमें दो प्रकार की वेलोसिटीज होंगी, साथ में कर लेते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ पे है उसमें दो प्रकार की वेलोसिटी होगी, एक x की तरफ होगी और उसकी रिजल्टेंट ऐसे होगी। भले पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस वेलोसिटी में दो वेलोसिटी छूटी होंगी, इस वेलोसिटी में दो वेलोसिटी छूटी होंगी vx और vy। सही कह रहे हैं? तो हम लोग को पहले vx और vy पता करना पड़ेगा, फिर उसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे। सही है ना? तो पहले देखो v = u + at लगा रहे हैं। v को जब vx लिखोगे तो u को ux और a को ax लिखोगे, v को जब vy लिखोगे तो u को uy लिखोगे, a को ay लिखोगे। तो vx पता करने के लिए ux क्या है ना, ax कितना है 8 और टाइम कितना था 2, तो 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई x वाली। vy = uy के जगह क्या लिखा
10 और ए वाई की जगह क्या लिखा 2 इंटू 2 दैट इज कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये वी एक्स देखिएगा बेटा और ये वी वाई है तो रिजल्टेंट वी कैसे निकालोगे वी एक्स और वी वाई के बीच का एंगल कितना है 90 तो रिजल्टेंट v विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर इसको सॉल्व करना वेलोसिटी आ जाएगी। थोड़ी बात समझ में आ गई 21-22 हो गया है। अभी उस दिन मैंने बताया अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं देखो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रख रहे थे प्रॉपर्टी बनाई थी उसने। अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। भाई बड़ा सा डिटरमिनेंट बनाओ आई जे के लिखो ये सॉल्व करके इक्वल क्या रख दोगे 0। उससे आसान तरीका है कि तुमको बता रहे हैं उससे भी आसान तरीका क्या देखो बेटा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो a1 का a2 से रेशियो b1 का b2 से रेशियो और c1 का c2 से रेशियो बराबर होगा। मतलब 2 का a से रेशियो -3 का 9 से रेशियो और -1 का 3 से रेशियो क्या आएगा हमेशा परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना पैरेलल में चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करके या फिर ऐसे कर लेना। तो 2/a इक्वल्स टू -1/3 a कितना आ गया -6 हो गया कुछ समझ गए। आगे बढ़ते हैं बाकी एरिया वेरिया का तो बता ही दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो चाहे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो सबके लिए सेम ही फॉर्मूला लगता है। हो गया क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा इसको इस तरीके का समझिएगा। एक क्यूब है एक क्यूब रखा हुआ है एक्सिस का ध्यान देना एक्स वाई जेड पलटे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग को वेक्टर जीएच निकालना है। मतलब एक पार्टिकल को जी से लेके एच तक लाने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज जीएच। जीएच का मतलब होता है एच माइनस जी और जी और एच क्या है मिड पॉइंट्स हैं। जी और एच क्यूब की साइड्स के क्या है मिड पॉइंट्स। तो जी से एच तक के वेक्टर को निकालना है। आइए देखिए समझिएगा सर सिंपल सी चीज है। अगर बेटा देखिएगा अगर ये ए है तो ये कितना होगा a/2। अगर ये पूरा a है तो ये कितना होगा a/2। यानी कि ये जो h हो गया ये हो गया a/2 a/2 बात समझ आई। और g भी इसी तरीके से क्या होगा a/2 a/2। अब पार्टिकल को a/2 से a/2 तक लेके जा रहे हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 नहीं सर। ये जो h है ध्यान दो भैया ये h जो है yz प्लेन पे है। कौन से प्लेन पे है
वाईजेड प्लेन पे है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0i प्लस a/2 j प्लस a/2 k। ये आगे समझ में। और जो g होगा वो क्या होगा, g कौन से प्लेन में है एक्जेक्ट प्लेन में है। एग्जैक्ट प्लेन पे क्या 0 होगा y 0 होगा, बचा a/2 i प्लस a/2 k। अब GH निकालने के लिए आप लोगों को H को G से क्या कर देना है माइनस। तो H को G से माइनस करो, इनको माइनस करो, क्या क्या कट जाएगा ये वाला बस इससे कट जाएगा, तो बचेगा ये माइनस ये a/2 j माइनस a/2 i। आंसर आ गया a/2 j माइनस ये GH का पोजीशन। नहीं समझ में आया अक्षय, क्या नहीं समझ में आया। देखो क्वेश्चन है बेटा, एक वेक्टर दिया है वेक्टर a1, इसका मैग्नीट्यूड है 3। एक वेक्टर है a2, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस a2 कितना दिया है 5। तो फाइंड करना है आप लोगों को 2 वेक्टर a1 प्लस 3 वेक्टर a2 डॉट 3 वेक्टर a1 माइनस 2 वेक्टर a2। आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन भेजेंगे खूब सारे, उनको लगाइएगा, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस a2 दिया है, ये पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सब लोग पहले तो दिया क्या है, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस a2 आपको कितना दिया हुआ है 5। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, पहले तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ a2 इक्वल टू कितना आ गया 25। बात समझ में आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a1 कितना दिया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ a2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 मैग्नीट्यूड ऑफ a2 cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए cos थीटा होना चाहिए ना। अब 9 प्लस वो 34 हो गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a1 कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 कितना है 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया 3 इंटू 5 8 होता है। 34 प्लस 30 cos थीटा इक्वल टू 25, 30 cos थीटा इक्वल टू 25 में 34 गया बचा -9, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -9/30। यहाँ तक समझ में आ गया, सब लोग समझ गए। अब हमें ये निकालना है, ये तो सिंपल ब्रैकेट खोलना होगा और क्या होगा। अब देखो 2a1 प्लस 3a2 डॉट 3a1 माइनस 2a2 मल्टीप्लाई करें नॉर्मल 2 3 जा 6a1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2a1 2a2 माइनस 4a1 डॉट a2 प्लस 3a2 ये आ गया प्लस 9a1 डॉट a2 माइनस 3 2 जा 6a2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब a1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया था 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 में 4 गया तो कितना बचा 5a1 डॉट a2 माइनस 6a2 कितना दिया था 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 54 प्लस 5 a1 डॉट a2 क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ a1 मैग्नीट्यूड ऑफ a2 cos थीटा 25 150 54 में 150 का कितना बचा -9/6
प्लस 5, A1 की जगह 3, A2 की जगह 5, cos थीटा की जगह -9/30। इसको सॉल्व कर लेना। एक चीज और कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 निकाल के भी यहाँ रख सकते थे, फालतू इतना नाटक किया। ये समझ आ गया आप लोग को? ना आया हो तो अभी पूछ सकते हो।